Hello everyone, welcome to Chem Academy classes. This is lecture number 4 of coordination compound. In this lecture we discuss about the chelate ligand, chelate complex and chelate effect. chelate ligand को जानने से पहले हम यह जानेंगे कि chelate वर्ड आया कहाँ से है। chelate वर्ड ग्रीक वर्ड है जिसका अर्थ होता है केकड़े का पंजा। जिस प्रकार से केकड़े के बहुत सारे पंजे होते हैं वैसे ही हमारा chelate ligand बिहेव करता है। chelate ligands में एक से अधिक डोनर साइट्स होते हैं जो केंद्रीय धातु या सेंट्रल मेटल से क्या होते हैं, एक से अधिक कोऑर्डिनेट बांड द्वारा बाइंड रहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ऐसे बाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट लिगेंड्स जिनके पास एक से अधिक डोनर एटम्स हों और सेम मेटल से एक से अधिक कोऑर्डिनेट बांड द्वारा बाइंड हों और रिंग का फॉर्मेशन करते हैं तो उसको बोलते हैं chelate ligand. And formation of complex is called chelated complex. Hence we can say that the chelated complex is more stable than non-chelated complex. Chelated complex is more and more stable than non-chelated complex because the chelating ligands provide the more stability to the complexes. चिलेट का अर्थ होता है केकड़े का पंजा। जैसे कि चिलेटेड लिगेंड है EN। इसका फार्मूला होता है NH2 CH2 CH2 NH2। इस चिलेट लिगेंड में दो डोनर साइड्स उपस्थित हैं जो कि सेंट्रल मेटल से एक से अधिक कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे और कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेंगे। फॉर एग्जांपल इफ वी टेक द टू एग्जांपल्स CuNH3 3+ और CuEN का होल 3+। ये दो कॉम्प्लेक्स हैं। इनकी स्टेबिलिटी को हम इस प्रकार बता सकते हैं जैसे कि इसमें दिख रहा है कि NH3 एक मोनोडेंटेट लिगेंड्स है। इस अमोनिया मॉलिक्यूल NH3 में केवल एक ही डोनर साइड उपस्थित है जो कि नाइट्रोजन है। ओनली वन डोनर साइड्स हियर प्रेजेंट इन अमोनिया मॉलिक्यूल। इस एग्जाम्पल में EN एक बाइडेंटेट लिगेंड्स है जिसमें दो डोनर साइड्स उपस्थित हैं और यह इस कॉम्प्लेक्स से ज़्यादा स्थायी है क्योंकि EN एक प्रकार का chelate लिगेंड है। अमोनिया chelate लिगेंड नहीं है। अमोनिया एक मोनोडेंटेट लिगेंड्स है, इसलिए यह कॉम्प्लेक्स इसकी कंपैरिजन में कम स्थायी है क्योंकि एथिलीन डाइएमीन जो है chelate कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगी, रिंग का फॉर्मेशन करेगा कोबाल्ट सेंट्रल मेटल से। इस वजह से इस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाती है इसकी कंपैरिजन में। स्ट्रक्चर इसका इस प्रकार है। टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है ये। एक एथिलीन डाइएमीन मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन के दो डोनर साइड्स उपस्थित हैं। इस प्रकार से 3 एथिलीन डाइएमीन में टोटल डोनर एटम्स की संख्या कितनी होगी? 6 होगी, जो कि कोबाल्ट एटम से ऑक्टाहेड्रली ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट होंगे और कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। यह इस रिप्रेजेंटेशन है। दिस इज द सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। हियर 2 CH2 is present. We draw the 2 CH2 is present in one EN. Total number of bonds here 1 2 3 4 5। एक EN मॉलिक्यूल कोबाल्ट मेटल द्वारा 5 बॉन्ड से एक 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन कर रही है, जिससे हम कह सकते हैं टोटल
रिंग की संख्या 3 है इस कॉम्प्लेक्स में और यहाँ पर किसी भी प्रकार का रिंग का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। इस प्रकार से यह कॉम्प्लेक्स इसके कंपैरिजन में ज़्यादा स्थायी है, क्योंकि यहाँ पे रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। कितना? 5 मेंबर रिंग्स। रिंग काउंटिंग में हम मेटल को भी इंक्लूड कर लेते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग, और दूसरी 5 मेंबर रिंग एंड तीसरी 5 मेंबर रिंग्स। नंबर ऑफ रिंग्स अगर ज़्यादा होंगी तो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। ऐसे भी जनरली कह सकते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा रिंग की साइज इंक्रीज कर जाएगी तो कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा। अगर बहुत ज़्यादा रिंग की साइज इंक्रीज कर जाती है या चैन की साइज इंक्रीज कर जाती है तो स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स की डिक्रीज करने लगती है। तो आगे हम और उदाहरण से इसको समझेंगे। तीन लिगेंड्स हम लेते हैं और हाइड्रेटेड कैडमियम का कॉम्प्लेक्स से अलग अलग कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेंगे। जैसे फर्स्ट लिगेंड है मेथिल एमीन, पहला लिगेंड है मेथिल एमीन। दूसरा लिगेंड हम ले रहे हैं ईएन एथिलीन डाइएमीन। तीसरा लिगेंड लेंगे ट्राई एथिलीन टेट्रा एमीन। ट्राई एथिलीन टेट्रा एमीन शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं ट्राईन। तीन लिगेंड्स ले रहे हैं, इसको हम हाइड्रेटेड कैडमियम कॉम्प्लेक्स में बार बार वाटर मॉलिक्यूल से रिप्लेस करके कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेंगे और तीन कॉम्प्लेक्स बनेंगे, जिससे हम उनकी स्टेबिलिटी का स्टडी करेंगे। देखिए हाइड्रेटेड कैडमियम कॉम्प्लेक्स टू प्लस है। पहले कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेंगे, 4 है, सॉरी 4 मॉलिक्यूल ऑफ मेथिल एमीन लेंगे। हाइड्रेटेड कैडमियम कॉम्प्लेक्स की अभिक्रिया 4 मेथिल एमीन मॉलिक्यूल से कराएंगे, जिससे हमको कैडमियम CH3NH2 का 4 2 प्लस प्लस 4 H2O प्राप्त होगा। एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो गया है। दूसरा कैडमियम H2O4 2 प्लस प्लस कितना ईएन लेंगे? 2 ईएन, क्योंकि यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स की संख्या कितनी है? 4 है। अगर हमें 4 वाटर मॉलिक्यूल को रिप्लेस कराना है किसी बाइडेंटेट लिगेंड से, बाइडेंटेट लिगेंड में 2 डोनर साइट्स होते हैं, इसलिए टोटल डोनर्स एटम्स की संख्या कितनी होनी चाहिए? 4। इसलिए हम 2 बाइडेंटेट लिगेंड लेंगे। अगर एक बाइडेंटेट में 2 डोनर एटम्स हैं तो 2 बाइडेंटेट लिगेंड में 4 डोनर एटम्स होंगे, जो कि 4 वाटर मॉलिक्यूल्स को कैडमियम सोल्यूशन, जो हाइड्रेटेड सोल्यूशन है, उससे रिप्लेस करके कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेंगे। कैडमियम CdEn का होल ट्वाइस 2 प्लस प्लस 4 H2O। सेकेंड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो गया। थर्ड कैडमियम H2O4 2 प्लस प्लस, अब हम लेंगे ट्राइन ट्राईएथिलीन टेट्रा एमीन। इसमें टोटल नंबर ऑफ डोनर आइटम्स की संख्या कितनी है? 4 है। तो कितना लेंगे? एक ही लेंगे, ट्राईन। हाँ, ट्राइन का फार्मूला देख लीजिए, NH2 CH2
CH2 NH CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH2. One nitrogen atom, 2 3 1 2 3 4. टोटल डोनर साइड्स कितने हैं? 4 हैं। 1 2 3 एथिलीन, 1 2 3 ट्राई एथिलीन टेट्रा एमीन। इसलिए यहाँ पर हम एक ट्राइन मालिक्यूल ले रहे हैं। इसमें ऑलरेडी 4 डोनर एटम्स उपस्थित हैं जो 4 वाटर मालिक्यूल्स को रिप्लेस करेंगे। CD ट्राइन 2 प्लस 4 H2O। इसमें कॉम्प्लेक्स, पहले कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ है जिसमें हमारा लिगेंड मेथिल एमीन है। दूसरे में दूसरा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हुआ है, इसमें हमारा बाइडेंटेट लिगेंड EN है। तीसरे कॉम्प्लेक्स में हमारा जो है टेट्राडेंटेट लिगेंड है जो कि ट्राइइन है। अब इन तीनों कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी का हम क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। अगर हम तीनों कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर बनाएं तो हमको समझने में ज्यादा आसानी होगी। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है, कितने मेथिलेमीन है? 4 मेथिलेमीन है। टोटल डोनर एटम कितने हैं? 4 है। CH3 और यहाँ भी क्या है? CH3, यूँ कह सकते हैं ऐसे, और यहाँ पे H2। ये हमारा कौन सा है? कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है। इसमें टोटल कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स कितने हैं? 4 हैं। और टोटल डोनर एटम्स नाइट्रोजन कितने हैं? 4 हैं। एक कॉम्प्लेक्स जो बना था वो पहला वाला है, ये वाला। सेकेंड कॉम्प्लेक्स का अगर स्ट्रक्चर बनाएं तो कैडमियम कॉम्प्लेक्स। एथिलीन डाई एमीन में क्या होते हैं? 2 डोनर साइड्स होते हैं नाइट्रोजन के, जैसे N H2 NH2 CH2 CH2 और क्या हो जाएगा हमारा? NH2। एक रिंग साइज का फॉर्मेशन, और दूसरा है NH2 CH2 CH2 और NH2। ये दूसरा कॉम्प्लेक्स है, इसको मिटा दें, जगह है नहीं। ये हमारा दूसरा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स, सेकेंड कॉम्प्लेक्स, थर्ड का स्ट्रक्चर बनाएं। कैडमियम ट्राई एथिलीन टेट्रा एमीन, NH2 CH2 CH2 NH NH CH2 CH2 NH CH2
CH2 और NH2। इस कॉम्प्लेक्स में जो हमारा लिगेंड है ट्राइन है, इस कॉम्प्लेक्स में जो हमारा लिगेंड है EN है, इस कॉम्प्लेक्स में हमारा मेथिल एमीन है। यहाँ पर जो इस कॉम्प्लेक्स में मेथिल एमीन है एक प्रकार से मोनोडेंटेट की तरह बिहेव कर रहा है। इसमें जो EN है EN बाईडेंटेट की तरह बिहेव कर रहा है। इस कॉम्प्लेक्स में भी क्या है ट्राइन है जो कि टेट्रा डोनर एटम्स है और एक ट्राइन 3 रिंग का फॉर्मेशन कर रहे हैं। 1 रिंग फॉर्मेशन, सेकेंड रिंग और थर्ड रिंग। रिंग फॉर्मेशन क्या है, ये रिंग है, ये भी थर्ड रिंग है। इससे हम देख सकते हैं कि फर्स्ट कॉम्प्लेक्स में किसी भी प्रकार का रिंग का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। इसमें एक डोनर साइड है, ओनली 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बॉन्डेड है इस कैडमियम मेटल से। इसमें हम देखेंगे 2 रिंग साइज रिंग का फॉर्मेशन हुआ है, मतलब 2 EN थे तो 2 रिंग का फॉर्मेशन हुआ है। इसमें 3 रिंग फॉर्मेशन हुआ है। 3 रिंग फॉर्मेशन का मतलब हम ये कह सकते हैं कि रिंग साइज यहाँ पे नंबर ऑफ रिंग्स ज़्यादा है, मीन्स नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स भी क्या है हमारे ज़्यादा हैं। इस वजह से ये कॉम्प्लेक्स सबसे ज़्यादा स्टेबल है, उसके बाद ये स्टेबल है, सबसे कम यह स्टेबल है। मतलब यूँ कह सकते हैं कि CD ट्राइन 2+ is more stable than other 2 EN का होल ट्वाइस 2+ एंड लास्ट में हो जाएगा हमारा CD CH3 NH2 का होल 4 2+। मतलब थर्ड कॉम्प्लेक्स इज मोर स्टेबल देन सेकेंड एंड सेकेंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट। इसकी स्टेबिलिटी को हम किस प्रकार से एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसके लिए हम जानेंगे अलग अलग टर्मिनोलॉजी। फर्स्ट हम जानेंगे चिलेट लिगेंड होते क्या हैं। चिलेट लिगेंड होते हैं बाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट लिगेंड्स होते हैं जिनमें एक से अधिक डोनर एटम्स प्रेजेंट हो और किसी सेंट्रल मेटल द्वारा सेम सेंट्रल मेटल द्वारा एक से अधिक कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रिंग का फॉर्मेशन करें, तो जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसको हम बोलेंगे चिलेट कॉम्प्लेक्स। और हम देखें यहाँ पर देखते हैं, यहाँ देख चुके हैं कि जो चिलेट कॉम्प्लेक्स है वह नॉन चिलेट कॉम्प्लेक्स से क्या है ज़्यादा स्थायी है। मतलब चिलेटेड कॉम्प्लेक्स इज मोर स्टेबल देन नॉन चिलेटेड कॉम्प्लेक्स एंड दिस इफेक्ट इज नोन एज चिलेट इफेक्ट। इसी को बोला जाता है चिलेट इफेक्ट। जो चिलेटेड कॉम्प्लेक्स होते हैं वो नॉन चिलेटेड कॉम्प्लेक्स से ज़्यादा स्थायी होते हैं, इसी को हम बोलते हैं चिलेट इफेक्ट। ठीक, अब इनकी स्टेबिलिटी को हम अलग अलग प्रकार से समझते हैं कि यह कॉम्प्लेक्स अधिक अस्थायी क्यों है इसके कंपैरिजन में। और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं चिलेट और नॉन चिलेटेड कॉम्प्लेक्स के। ठीक है, पहला है इसकी स्टेबिलिटी को समझने के लिए कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किस कॉम्प्लेक्स में ज़्यादा इंक्रीज कर रहे हैं, इसके आधार पर हम बता सकते हैं। मतलब कि एंट्रोपी के आधार पर या चेंज इन फ्री एनर्जी के आधार पर भी हम बता सकते हैं। एक्वस सोल्यूशन में हम देखे थे कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 1 2 3 रिएक्शंस में क्या है अलग अलग इंक्रीज कर रही है। जैसे कि फर्स्ट रिएक्शंस के लिए बात करें कि जैसे कि कैडमियम H2O 4 2+ से जो बना था हमारा कॉम्प्लेक्स कैडमियम मेथिलेमीन
NH2 का 4 2 प्लस, और जो हमारा दूसरा बना था कैडमियम En का होल ट्वाइस 2 प्लस, थर्ड हमारा बना था कैडमियम ट्राइन 2 प्लस। इन सब का फॉर्मेशन एक्वस सॉल्यूशन में हुआ है। एक्वस सॉल्यूशन में होने का मतलब हम ये कह सकते हैं कि जब हम ऐसे बात करें कि हम एक फार्मूला जानते हैं थर्मोडायनेमिक्स से, एक फार्मूला जानते हैं कि चेंज इन स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। दिस इज थर्मोडायनेमिक फार्मूला, थर्मोडायनेमिकल फार्मूला फॉर द स्टेबिलिटी कंसिडरेशन। थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी के लिए हम इसको यूज करते हैं। ये क्या है? स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी है, चेंज है। ये क्या है? हमारा एंथैल्पी है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज है। और ये क्या है? एंट्रोपी का टर्म है। ये क्या है? टेम्परेचर है। इन तीनों रिएक्शंस में हम ये देखते हैं कि डेल्टा एच नॉट की वैल्यू सेम है। सभी कॉम्प्लेक्स के, तीनों कॉम्प्लेक्स के लिए डेल्टा एच नॉट की वैल्यू सेम है और निगेटिव है, क्योंकि जब किसी अस्थाई कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है तो हमारा जो डेल्टा जी नॉट, डेल्टा एच नॉट है, इसका वैल्यू निगेटिव आएगी, क्योंकि हीट हो सकता है रिलीज हो रही है, मतलब हीट रिलीज हो रही है और अधिक अस्थाई कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो रहा है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसका वैल्यू क्या होगा? निगेटिव वैल्यू होगा इसका। और साथ ही साथ तीनों कॉम्प्लेक्स के लिए इसका वैल्यू सेम है, क्योंकि तीनों ही कॉम्प्लेक्स में जो बॉन्ड है कैडमियम और नाइट्रोजन का सेम ही बॉन्ड है। इसलिए इसको ब्रेक कराने के लिए सेम एंथैल्पी मतलब हीट की आवश्यकता होगी। एवं इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि तीनों ही कॉम्प्लेक्स में कैडमियम और नाइट्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट है। तीनों की क्या है? स्ट्रेंथ सेम है। सम में तीनों कॉम्प्लेक्स में कैडमियम और नाइट्रोजन का बॉन्ड स्ट्रेंथ सेम है। इसलिए डेल्टा एच नॉट का वैल्यू तीनों ही रिएक्शन मतलब तीनों ही कॉम्प्लेक्स के लिए सेम है और निगेटिव वैल्यू है। सेकेंड टर्म आता है कि डेल्टा एस नॉट। इन तीनों कॉम्प्लेक्स के लिए डेल्टा एस नॉट की वैल्यू किसके लिए अधिक होगी, ये जानना बहुत ही आवश्यक है। जैसा कि पहले कॉम्प्लेक्स में हम देखें कि कैडमियम CH3 NH2 का होल 4 है, 2 प्लस है। और सेकेंड जो कॉम्प्लेक्स हमारा कैडमियम En का होल ट्वाइस और 2 प्लस है। थर्ड कॉम्प्लेक्स हमारा कैडमियम ट्राइन 2 प्लस। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशंस में मॉलिक्यूल्स में किसी भी प्रकार का इंक्रीमेंट नहीं होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम है। जैसे पहले में था कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के, वैसे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के बाद भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम है। लेकिन सेकेंड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में CDEN का होल ट्वाइस में क्या हुआ था? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज कर गए हैं। देखे थे हम स्ट्रक्चर्स में एथिलीन डाई एमीन कितना है? 2 है। यहाँ 4 से नहीं मतलब है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अधिक है, यहाँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अधिक नहीं है। इसलिए इस कॉम्प्लेक्स में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पहले के कंपेरिजन में बढ़ गए हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में। इसी प्रकार से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इस थर्ड कॉम्प्लेक्स में सेकेंड से भी ज़्यादा है, मतलब हम कह सकते हैं पहले और दूसरे के कंपेरिजन में तीसरे कॉम्प्लेक्स में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज कर गए हैं। इस वजह से हम कह सकते हैं कि थर्ड कॉम्प्लेक्स की, थर्ड रिएक्शन की जो है एंट्रोपी बढ़ गई है, थर्ड रिएक्शन की एंट्रोपी इंक्रीज कर गई है। अगर एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है, ये वैल्यू अगर इंक्रीज करेगी, इसका मतलब ही यहाँ पर निगेटिव साइन प्रेजेंट है, तो टोटल वैल्यू क्या होगी? निगेटिव होगी। अगर डेल्टा एस इंक्रीज कर रहा है तो ये वैल्यू क्या है? यहाँ पे माइनस साइन लगा है, ये माइनस होगा पूरा वैल्यू। ऑलरेडी हम जानते थे डेल्टा एच नॉट इन रिएक्शंस के लिए क्या है? निगेटिव वैल्यू है। तो टोटल वैल्यू क्या होगा? हमारा जो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज है, फ्री एनर्जी चेंज, ये भी क्या मिलेगा हमको? निगेटिव मिलेगा। जिस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, जिस रिएक्शंस के लिए डेल्टा जी नॉट की वैल्यू जितनी ही ऋणात्मक प्राप्त होगी, उसके लिए फॉर्मेशन कांस्टेंट की वैल्यू उतनी ही क्या होगी? अधिक होगी।
इसका मतलब अगर फॉर्मेशन कांस्टेंट की वैल्यू अधिक है तो हमारा कॉम्प्लेक्स भी क्या होगा, उतना ही अस्थाई होगा, उतना ही स्टेबल होगा। तो इस प्रकार से कह सकते हैं इन तीनों रिएक्शन में जो थर्ड रिएक्शन है CD ट्राईइन 2+, इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अधिक हैं और इस वजह से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अधिक बढ़े तो एंट्रोपी इंक्रीज कर गई। एंट्रोपी इंक्रीज कर गई तो डेल्टा G0 की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। इंक्रीज होने का मतलब है निगेटिव साइन के साथ इंक्रीज करेगी। और जो है एक रिलेशन हम जानते हैं कि डेल्टा G0 बराबर -RT ln K। ये भी थर्मोडायनेमिक रिलेशन है, फॉर्मेशन कांस्टेंट है K, और ये हमारा क्या है, फ्री एनर्जी चेंज है, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज है। अगर इसका वैल्यू इंक्रीज कर रहा है माइनस साइन के साथ तो यहाँ पे इसका वैल्यू भी, फॉर्मेशन कांस्टेंट का वैल्यू भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अगर फ्री एनर्जी विद नेगेटिव साइन के साथ इंक्रीज कर रहा है तो फॉर्मेशन कांस्टेंट की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी। और जिस कॉम्प्लेक्स के लिए फॉर्मेशन कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज करती है वह कॉम्प्लेक्स क्या होता है, बहुत ही अस्थायी होता है। इस प्रकार कैडमियम का ट्राईइन वाला कॉम्प्लेक्स जो फॉर्मेशन हुआ है इसमें एक किलेट लिगेंड उपस्थित है, मतलब इसमें रिंग फॉर्मेशन अधिक हुआ था, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स अधिक थे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अधिक थे, वह ज़्यादा अस्थायी है इन तीनों के कंपैरिजन में। ये पहला तरीका है इनकी स्टेबिलिटी को समझने के लिए। अब हम दूसरा तरीका पढ़ेंगे इसकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए। दूसरा जो तरीका है ये है, सेकंड मेथड है कि स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए हम कह सकते हैं कि जैसे कि इस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन एक्वस सॉल्यूशन में हो रहा है, इस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन एक्वस सॉल्यूशन में हो रहा है, जिससे कि कह सकते हैं कि एक्वस सॉल्यूशन में हो रहा है तो तीनों ही लिगेंड्स के बीच कंपटीशन होगा, कौन अधिक आसानी से सेंट्रल मेटल से अटैच हो जाएगा, मतलब कौन आसानी से बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करेगा एक्वस सॉल्यूशन में। इसके आधार पर हम इसको क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसा कि देखा जाए तो पहला हमारा जो लिगेंड था CH3NH2 है, दूसरा लिगेंड हमारा EN है, एथिलीन डाइएमीन NH2 CH2 CH2 NH2, ये हमारा सेकेंड लिगेंड है, ये फर्स्ट है। थर्ड लिगेंड हमारा क्या था, ट्राईइन था। ट्राईइन मीन्स इसमें क्या है, ट्राई एथिलीन टेट्राएमीन, मतलब 4 नाइट्रोजन के डोनट साइड्स प्रेजेंट हैं। एक्वस सॉल्यूशन में जब ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेंगे तो फर्स्ट हम कंसीडर ये करेंगे कि जो पहला डोनर साइड्स है तीनों लिगेंड्स का उस सेम प्रोबेबिलिटी से अटैच होंगे सेंट्रल मेटल से, मतलब कि कैडमियम मेटल से जो इस मेटल मतलब इस लिगेंड्स के जो डोनट साइड्स हैं, किसी भी फर्स्ट डोनट साइड्स है उनकी जो अटैचमेंट की प्रोबेबिलिटी है सेम कंसीडर करके चल रहे हैं। बट जब हम सेकेंड डोनर एटम के अटैचमेंट की प्रोबेबिलिटी का डिस्कशन करेंगे तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एक दूसरे की अलग अलग होगी। मैंने मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे हमारा मेथिल एमीन है तो इसकी जो अटैचमेंट की प्रोबेबिलिटी होगी वो EN और ट्राईइन की कंपैरिजन में कम हो जाएगी, मतलब बॉन्डिंग कैपेसिटी इसकी सॉल्यूशन में कम हो जाएगी, क्योंकि ये रिंग फॉर्मेशन नहीं करेगा और एक्वस सॉल्यूशन में फ्रीली मूव करेगा। इससे पहले कि हमारा जो एथिलीन डाइएमीन का है उसका सेकेंड साइड क्या करेगा, कोऑर्डिनेट हो जाएगा सेंट्रल मेटल से,
और इससे भी फास्ट इसका थर्ड और फोर्थ डोनर साइट्स जो होते हैं ट्राइइन के, वो अटैच हो जाते हैं सेंटर मेटल से आसानी से। जैसे हम कहें कि बातें करेंगे, जैसे फर्स्ट में क्या है कि नाइट्रोजन एटम एथिलीन डाइएमीन का एक बार सेंट्रल मेटल से बाइंड हो जाएगा और वो मूव सोल्यूशन में नहीं कर पाएगा, जबकि एथिलीन एथिल एमीन के मॉलिक्यूल सोल्यूशन में मूव करेंगे। अगर एक एंड किसी बाइडेंटेट का अटैच हो गया सेंट्रल मेटल से, तो उसका सेकेंड एंड क्या होता है, बड़े ही आसानी से मेटल से अटैच हो जाता है, जिससे कि हम कहें कि प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है, अटैचमेंट की इंक्रीज कर जाती है। तो सेकेंड साइड एटम की जो अटैचमेंट की प्रोबेबिलिटी है वो ईएन और ट्राइन की दोनों की सेम है सॉल्यूशंस में, बट जो है मेथिल एमीन की कंपैरिजन में अधिक है। मतलब कि मेथिल एमीन की कंपैरिजन में ईएन और ट्राइन के सेकेंड डोनर साइड्स सेंटर मेटल से बहुत आसानी से अटैच्ड हो जाते हैं और रिंग का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन जब हम थर्ड और फोर्थ डोनर साइड के अटैचमेंट की बात करते हैं, तो वहाँ पे ट्राइइन की प्रोबेबिलिटी अटैचमेंट की बढ़ जाती है ईएन के कंपेरिजन में, क्योंकि ट्राइइन क्या है, नंबर ऑफ डोनर एटम्स इसमें ज़्यादा है, मतलब रिंग फॉर्मेशन ये ज़्यादा कर रहा है। इस वजह से इसके जो विकनिटी में जो मतलब पड़ोसी एटम्स हैं वो आसानी से केंद्रीय धातु परमाणु या सेंट्रल मेटल से अटैच्ड हो जाते हैं और मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एक्वस सोल्यूशन में इसकी जो अटैचमेंट की प्रोबेबिलिटी है वो मैक्सिमम है ट्राइइन की, इसके कंपैरिजन में ईएन के कंपैरिजन में, और ईएन की मेथिल एमीन की कंपैरिजन में ज़्यादा है। मतलब ट्राइइन आसानी से एक्वस सोल्यूशन में स्टेबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है, बल्कि मोनोडेंटेट लिगेंड्स इतना आसानी से स्टेबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो हमारे किलेट कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो नॉन किलेटेड कॉम्प्लेक्स से ज़्यादा अस्थायी होते हैं। अगर मोनोडेंटेट हमारा जो नॉन किलेटेड कॉम्प्लेक्स में मोनोडेंटेट है, समरूप मोनोडेंटेट लिगेंड्स है, बाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट के समान, मतलब दोनों एटम्स समान डोनर एटम्स का मोनोडेंटेट हो और बाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट लिगेंड हो, तो बाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट लिगेंड्स मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं किसके कंपैरिजन में, मोनोडेंटेट लिगेंड्स के कंपैरिजन में। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि रिंग साइज का। जनरली हम कहते हैं कि 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन जब अगर किसी कॉम्प्लेक्स में हो रहा है और किसी दूसरे कॉम्प्लेक्स में 6 मेंबर रिंग की फॉर्मेशन हो रही है, तो 5 मेंबर रिंग क्या होती है, वो ज़्यादा स्थायी होती है 6 मेंबर रिंग से। और जनरली ये देखा जाता है कि 6 मेंबर रिंग 7 मेंबर रिंग से भी क्या होती है, ज़्यादा स्टेबल होती है। मेनली 5 या 6 मेंबर रिंग फॉर्मेशन के ही कॉम्प्लेक्स देखे जाते हैं। यदि हमारा चैन और रिंग की साइज इंक्रीज करती है तो हमारा एनहेंसमेंट ऑफ लोकल कंसंट्रेशन क्या होती है, डिक्रीज करने लगती है। चैन और रिंग साइज अगर इंक्रीज करती है तो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज करने लगती है। अगर इससे और भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, यदि हमारा जो बाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट लिगेंड्स हैं उसके डोनर एटम से हमारा बल्कि एटम कोई अटैच है, तो जो क्लेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा वो लेस स्टेबल होगा इन कंपेरिजन टू जो क्लेट लिगेंड्स होंगे जिनमें बल्कि एटम्स प्रेजेंट नहीं होंगे। जैसे कि अगर हम एग्जांपल की बात करें तो जैसे इस प्रकार है, एक हमारा बाइडेंटेट लिगेंड है ईएन और एक लिगेंड है हमारा टेट्रामेथिल एथिलीन डाइएमीन। दो लिगेंड्स हैं, एक है एथिलीन डाइएमीन, एक है टेट्रामेथिल एथिलीन डाइएमीन। तो इसमें क्या होता है कि ये जो है अधिक स्टेबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। ये
लेस स्टेबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा लिगेंड है उसके अराउंड क्या हो जाएगा, स्टेरिक हिंड्रेंस या स्टेरिक इफेक्ट काम करने लगेगा, मतलब क्राउडनेस इंक्रीज हो जाएगी, जिससे कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी डिक्रीज कर जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारा जो लिगेंड है अगर बल्की है और स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा है तो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी ऑलरेडी क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी इन कंपेरिजन टू नॉन बल्की लिगेंड्स। और भी एग्जांपल्स हैं क्लेट और नॉन क्लेट कॉम्प्लेक्स के, जैसे हम बात करें कि 8 हाइड्रोक्सी क्यूनोलिन 8 हाइड्रोक्सी क्यूनोलिन एक प्रकार का बाइडेंटेट लिगेंड है। और दूसरा हमारा लिगेंड है 2 मेथिल 8 हाइड्रोक्सी क्यूनोलिन। दो लिगेंड्स हैं, 8 हाइड्रोक्सी क्यूनोलिन और दूसरा है 2 मेथिल हाइड्रोक्सी क्यूनोलिन। इसका स्ट्रक्चर ऐसे होगा, क्यूनोलिन में क्या होता है, pyridine हो ऐसे, ऐसे है ना। इसमें क्या होगा, यहाँ पे हमारा ये है ये, और हमारा यहाँ दो डोनर साइड्स हैं। इसको बोलते हैं 8 हाइड्रोक्सी क्यूनोलिन, क्योंकि 8 पोजीशंस क्या है, हाइड्रोक्सी O माइनस प्रेजेंट है। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 5 6 7 8। और दूसरा हमारा क्या है, यहाँ से ऐसे बन जाएगा O माइनस, और 2 पोजीशन क्या लगा देंगे हम, मेथिल लगा देंगे यहाँ पे। ये क्या है हमारा, 8 हाइड्रोक्सी क्यूनोलिन है। अगर इन दोनों लिगेंड्स के क्या बना दें हम, निकिल का कॉम्प्लेक्स बना दें, मतलब ऐसे कर दें, अगर निकिल का कॉम्प्लेक्स बना दें कि जिससे एक कॉम्प्लेक्स ये है, दूसरा हमारा कॉम्प्लेक्स है इसी का 2 मेथिल 8 हाइड्रोक्सी क्यूनोलिन का। सॉरी, ठीक है, ऐसे यहाँ पे क्या लगा दें 3, कितना टाइम्स है ये, 2 टाइम्स है, और निकिल ये है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स इसके कंपेरिजन में ज़्यादा स्थायी है, मोर स्टेबल है। ये क्या है, लेस स्टेबल है। दोनों ही एक प्रकार से किलेट लिगेंड की तरह बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 डोनर साइड्स हैं, यहाँ भी 2 डोनर साइड्स हैं। लेकिन यहाँ पे जो मिथाइल समूह है ये स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा है, इस वजह से ये कॉम्प्लेक्स क्या है, कम अस्थायी है। इसके कंपेरिजन में यह ज़्यादा अस्थायी है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का स्टेरिक हिंड्रेंस या कोई बल्कि ग्रुप उपस्थित नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि जो क्लेट लिगेंड्स होते हैं वो क्लेट रिंग का फॉर्मेशन करते हैं सेंटर मेटल के साथ, और वो ज़्यादा अस्थायी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं, चिलेटिंग लिगेंड, ठीक है। और जो नॉन चिलेटेड कॉम्प्लेक्स होते हैं कम अस्थायी होते हैं। इस प्रकार से हम इस सेशन में क्लेट लिगेंड
क्लेट इफेक्ट, क्लेट कॉम्प्लेक्स और उनकी स्टेबिलिटी और कौन कौन से फैक्टर थे, एंट्रोपी गिब्स फ्री एनर्जी चेंज में कैसे परिवर्तित होता है और स्टेरिक हिंड्रेंस का क्या प्रभाव पड़ता है। इन सब के साथ हम कॉम्प्लेक्स के अस्थायित्व का अध्ययन कर चुके हैं। अब नेक्स्ट सेशन में हम अगले टॉपिक पर चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच।